हेलो गाइस, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू टॉपिक जिसका नाम है प्लानिंग। सो यार, प्लानिंग की जब हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो प्लानिंग सबसे पहले हम लोग क्या कवर करेंगे। हम लोग सबसे पहले, जैसे हम सब चैप्टर्स में कवर करते हुए आ रहे हैं, कि यार सबसे पहले हमें ये चाहिए कि ये जो प्लानिंग है ना, इस प्लानिंग का मीनिंग क्या है। मतलब यार, अगर कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज प्लानिंग, तो यू शुड हैव समथिंग ना, कि आप सामने वाले को बता पाओ कि यार ऐसा ऐसा हो रहा है, मतलब ये प्लानिंग है, क्लैरिटी है। तो मैंने कहा प्लानिंग का मतलब क्या होता है। इसका मतलब सिंपल सा होता है, व्हेन यू आर डिसाइडिंग इन एडवांस। क्या बोला मैं? व्हेन यू आर डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। आ रहा समझे? मतलब आप डिसाइड कर रहे हो, बट डिसाइड कर क्या रहे हो? दो चीजें। आप ये डिसाइड कर रहे हो सबसे पहले व्हाट टू डू, मतलब आपको क्या करना है, इसका मतलब आप प्लानिंग कर रहे हो। साथ में यू आर ऑल्सो डिस्कसिंग द कोर्स, कि भैया हाउ टू डू, करना कैसे है वो। तो इट मीन्स व्हाट बेटा, आप प्लानिंग कर रहे हो। सो प्लानिंग इज नथिंग बट डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। तो जब भी आप ये करते हो तो अपन कहते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। अब प्लानिंग का सर कोई फायदा बेनिफिट, वैसे तो अभी अपन इंपॉर्टेंस डिस्कस करेंगे, बट मैं वैसे आपको बता दूं, ये आपको हेल्प करता है ब्रिज करने में। क्या ब्रिज करने में? ब्रिज करने में एक गैप। कौन सा गैप? अरे यार, मतलब हमें ये हेल्प करता है कि वेयर वी आर, मतलब हम अभी कहां हैं। आरस में वेयर वी आर मतलब हम जहां हैं अभी, वहां से ये हमें कहां पे ले जाने में हेल्प करता है। वेयर यू वांट टू गो, वेयर वी वांट टू गो। क्लैरिटी है? तो अगर कोई आपसे प्लानिंग पूछे तो आप ये दो हेड पॉइंट्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो। प्लानिंग मींस डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। इट हेल्प्स यू टू ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। दिमाग में सेट है? चलिए, तो अगर हमारे दिमाग में मीनिंग सेट हो गया ना मेरे प्यारे लाडलो, तो अब हम बात करेंगे, और अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे सेकेंड पॉइंट की, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस। कि भैया फॉर एग्जाम्पल कोई कहे कि यार मेरे को तो प्लानिंग व्लानिंग करनी नहीं है, जो होगा होता रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्यों स्ट्रेस लेना जबरदस्ती। तो ऐसे लोगों को आप कैसे कन्विंस करोगे कि यार बिजनेस में हमें प्लानिंग करनी चाहिए? इसी के पॉइंटर्स हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। अब ये पॉइंटर्स क्या है? बिल्कुल सिंपल सा है। आप मुझे बताओ ना, प्लानिंग होगी कैसे? मतलब जितने भी आपके अच्छे अच्छे, मतलब अच्छी मैनेजरियल पोजीशन पे लोग हैं, उनको आप बुलाओगे। उनको बुलाने के बाद आप क्या करोगे? उनके साथ बैठ के सब डिस्कशंस वगैरह करोगे। अब जब बहुत सारे डिस्कशंस होंगे, तो हर एक आदमी जो भी वहां पे बैठा रहेगा, वो अपना एक एक इनोवेटिव आइडिया देगा। वो आपको बताएगा कि यार बॉस मेरे दिमाग में ये आ रहा है, बी आदमी कहेगा मेरे दिमाग में ये आ रहा है, सी कहेगा ये आ रहा है। जब ये सारे के सारे आइडियाज हमारे पास आ रहे होंगे, तो आपको नहीं लगता इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अब डायरेक्शन मिलेगा? मान लो इन सारे के सारे आइडियाज में से हमने सेलेक्ट कर लिया कि यार हमें ये ए वाला आइडिया फॉलो करना है। अब ए वाला आइडिया फॉलो करना है, तो ऑर्गेनाइजेशन को अब डायरेक्शन मिल गया कि यार इस डायरेक्शन में हमें बढ़ना है। साथ में कल को फ्यूचर में जब भी डिसीजन होगा, आपका डायरेक्शन क्लियर है, तो डिसीजन मेकिंग भी आसान हो जाएगी। अरे यस और नो, दिमाग में गया है कि नहीं गया? मैंने कहा अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा सबसे बड़ा ये होगा कि आपकी ओवरलैपिंग और जो वेस्टफुल एक्टिविटीज है ना, वो नहीं होंगी आपकी। प्लस जो एक आप अनप्लैन्ड फ्यूचर में जाते तो अनसर्टेनिटी कितनी रहती, वो अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी। अरे हाँ है ना? और फाइनली जब 1 महीना 2 महीना बाद आप कंपेयर करोगे कि आपने क्या सोचा था और क्या हुआ, तो ये आपको एक स्टैंडर्ड भी प्रोवाइड करेगा कंट्रोलिंग के लिए कि जो सोचा था वैसा जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। क्लियर है? तो मैंने अभी आपको एग्जांपल से पूरा समझाया। अब वही सारे के सारे पॉइंट यहाँ पे अपन लिख भी लेते हैं यार। मैंने कहा सबसे पहले गाइस हमारे पास पहला आया, पहला पॉइंटर्स कौन सा आया इंपॉर्टेंस में? सबसे पहला पॉइंटर आया प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग क्या प्रमोट करता है? इनोवेटिव आइडियाज। यार आज मैंने जैसे कहा, आपने मीटिंग बुलाई और वहां पे आप लोग सब डिस्कशन कर रहे हो, तो एवरीवन इज कंट्रीब्यूटिंग, एक चीज को करने का अपना अलग अलग तरीका वो लोग बता रहे हैं। तो क्या यहाँ पे इनोवेटिव आइडियाज निकल के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ऑब्वियसली आ रहे हैं। मुझे बताओ ना, इनोवेटिव आइडियाज आ गए, अब इन आइडियाज से आपको क्या बेनिफिट होगा? दो बेनिफिट होंगे। प्लानिंग आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। सर डायरेक्शन कैसे? अरे जब इतने सारे आइडियाज आए, उनमें से आपने सेलेक्ट किया रहेगा ना कि ए बी सी कौन सा करने का है, ए करने का है, तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन का आप डायरेक्शन मिल गया। अब नाउ यू ऑलरेडी नो व्हाट यू वांट टू डू, मतलब आपको ऑलरेडी पता है कि आपको क्या करने का है। तो मुझे बताओ ना, इजी हो जाएगा ना डिसीजन मेकिंग। तो प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग क्या फैसिलिटेट करता है? डिसीजन मेकिंग फैसिलिटेट करता है।
तो मैंने कहा इनोवेटिव आइडियाज आए, और जैसे ही आपने आइडिया सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद क्या हो गया, डायरेक्शन मिला और डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प मिली। उसके बाद में अब जो 4, 5, 6 हैं वो आप देखो, इतना इजी है, आपको समझ में आ जाएगा कि यार सबसे पहले ये ना अनसर्टिनिटी रिड्यूस करता है। इट रिड्यूसेस व्हाट, अनसर्टेनिटी। मतलब अनसर्टेनिटी इसने क्या कर दी, रिड्यूस कर दी। कैसे, आपने पहले सोच लिया फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, आपने एक्स एक अपना एक थॉट प्रोसेस लगाया कि अगर ऐसा सिचुएशन हुआ एनवायरमेंट में, वाई लगाया ऐसा हुआ, जेड लगाया ऐसा हुआ, सो यू आर थिंकिंग अबाउट ऑल द डिफरेंट सिचुएशन। तो ऑब्वियसली नाउ इन फ्यूचर व्हेन दैट सिचुएशन गोना हैपन, ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको आपकी अनसर्टेनिटी कम हो गई ना, बिकॉज यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो प्लानिंग आपको वो अनसर्टेनिटी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज प्लानिंग अनसर्टेनिटी रिड्यूस करने में हेल्प करता है, साथ में ये आपकी ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज आ रहा सुन में, ओवरलैप जो एक्टिविटीज हो रही हैं, जो एक्टिविटीज फालतू आप करोगे, वो ड्यूप्लीकेशन, वो रिसोर्सेज जहां वहां वेस्ट होंगे, उन सबको रिड्यूस करेगा। क्यों, क्योंकि आप पहले से पूरा प्लान बना रहे हो, ए से बी जाना है, बी से सी जाना है, सी से डी जाना है, तो ऑब्वियसली यू नो व्हाट टू डू। तो वहां पे आप जब एक्चुअल परफॉर्मेंस का टाइम आएगा ना, आपकी टीम वहां बैठ के ना हिट एंड ट्रायल नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी, वहां बैठ के हिट एंड ट्रायल नहीं करेगी। यार दिमाग में जा रहा है मैं क्या कह रहा हूं। तो ये आपकी ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज को भी क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। और फाइनली ये आपको स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करेगा फॉर कंट्रोलिंग। क्या प्रोवाइड करेगा, स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। यार अरे कंट्रोलिंग मतलब आप चेक करोगे जो सोचा था वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर प्लान होगा तभी तो पता होगा क्या सोचा था, तभी तो रियलिटी को, एक्चुअल परफॉर्मेंस को आप कंपेयर कर पाओगे। आपके पास बेस ही नहीं होगा, स्टैंडर्ड ही नहीं होगा, तो कंपेयर किससे करोगे एक्चुअल परफॉर्मेंस को। मुझे बताओ ना, क्या दिमाग में सेट है क्या? सर इसका कोई कोड, कोई जरूरत नहीं है आपको इसके कोड की। यार आपको बस टॉपिक फील करना है, अपने आप आपको याद होता रहेगा ये मैं जो बोल रहा हूं। मैं बोला सब लोग आए, मिलके बैठे, सबने अपना अपना आइडिया दिया, क्या इनोवेटिव आइडिया आएगा वहां से? बिल्कुल आएगा, सब लोग नया आइडिया लेके आ रहे हैं। अब आपके पास आइडिया आ गया, आपने सेलेक्ट कर लिया कौन सा आइडिया अप्रोच करने का है, तो डायरेक्शन मिला ऑर्गेनाइजेशन को, डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिली। अब जब ये सब होगा तो यार आपकी अनसर्टेनिटी कम हो गई, और आपका क्या हो गया, अनसर्टेनिटी आपकी कम हो गई। अनसर्टेनिटी क्यों कम हो गई? क्योंकि ऑब्वियसली अब आप फ्यूचर की सारी सिचुएशन एनालाइज करके चल रहे हो। उसके साथ साथ आपका जो ओवरलैपिंग वेस्टफुल एक्टिविटी वो भी कम हो गया, और फाइनली आपको स्टैंडर्ड्स मिल गए कंट्रोलिंग के लिए। अरे यस कि नो? अब अगर ये हमारे दिमाग में सेट हुआ ना, तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट में अपन बात करेंगे लिमिटेशन की, कि यार प्लानिंग के कुछ ना कुछ इश्यूज भी तो होंगे, लिमिटेशंस। तो पहले अपन थोड़े से ये देखो, जो इंपॉर्टेंस है ना उसी से लिमिटेशन निकल के आएंगी। तो मैं एक बात बताता हूं तुम्हें, देखो मैं एक बात बताता हूं, अपन यहाँ पे पहले शुरुआत के 3 लिखते हैं। मैं आपको बोलूं ये 3 ना मुझे तो एक जैसे ही लगते हैं। आरा सुन में तीनों मुझे क्या है, एक जैसे लगते हैं। अभी आपको भी मैं बताऊंगा, तीनों एक जैसे मिलेंगे। 4, 5, 6 की टेंशन मत लेना, वो इजी, आप मतलब सपने में भी नहीं भूल पाओगे। आरा को एकदम से उठा के भी पूछेगा ना, लास्ट के 3 क्या आपको हमेशा याद रहेंगे। शुरुआत के 3 में दिमाग लगाना है, वो भी आपको यहां से मिलेगा। मुझे बताओ ना, अगर आपने पहले से सब कुछ डिसाइड करके रखा है, आप समझो मैं बोल रहा हूं सब कुछ आपने पहले से डिसाइड करके रखा है, तो आपको नहीं लगता आपके रिजिड हो गए? अब आप आरस में रिजिडिटी आ गई। अरे रिजिडिटी आ गई ना, अब कल को आपको इन्वायरमेंट में कोई भी बदलाव मिलता है तो आप तो ऑलरेडी एक एक्स प्लान लेके चल रहे हो यार, तो आप तो रिजिड हो, यही करने का है मुझे। जबकि जो आपने सोच के प्लान बनाया था वो चीजें तो चेंज हो गई। इसका मतलब प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। यार प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। तो डायनेमिक इन्वायरमेंट में प्लान फेल हो सकता है, क्योंकि आपने जब प्लान बनाया आपने कोई चीजों का अजम्पशन लिया रहेगा कि मार्केट में ये होगा, तो हम काम करते हैं कि शायद हमारा सेल बढ़ जाएगा। बट पता पड़ा जो आपने सोच के सेल्स एक्सपेक्ट किया था बढ़ेगा, वो सिचुएशन अराइज ही नहीं हुई, तो सेल बढ़ेगी नहीं। तो अगर इन्वायरमेंट बहुत जल्दी जल्दी बदल रही है तो वहां पे प्लानिंग का काम करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। एंड द थर्ड इज इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। यार इट रिड्यूसेस व्हाट? क्रिएटिविटी। सर क्रिएटिविटी कैसे रिड्यूस होती है? बिल्कुल यार, आपने पहले ही अपने सारे के सारे लोगों को प्लान बना के दे दिया, आपको यही करने का है। अब मान लो कल को आदमी जब एग्जीक्यूट कर रहा है, उसके दिमाग में कोई इससे बेहतर आइडिया आया कि मैं ये एग्जीक्यूट कर लेता हूं, तो यार वो तो ये कर ही नहीं पाएगा। इसका मतलब आप अपनी टीम में इनडायरेक्टली एक रिजिड प्लान देके आप उनकी रिड्यूस भी तो कर रहे हो क्रिएटिविटी, हाँ या ना? तो मुझे बताओ, पहला, दूसरा, तीसरा, क्या आपके दिमाग में सेट हो गया? अगर ये सेट हो गया ना मेरे प्यारे लाडलों, अब मैं कह रहा हूं, आपको गारंटी दे रहा हूं, ये जो 4th, 5th और 6th है ना, ये तो आप भूल ही नहीं सकते हो। मतलब आराम से आपको याद रहेगा। यार प्लानिंग आप करोगे तो आप मुझे बताओ ना,
कॉस्ट इन्वॉल्व होती है कि नहीं होती इसमें? ऑब्वियसली, तो नेगेटिव पॉइंट है ना। आज इतने सारे लोगों का आप बुलाओगे, एक जगह रुकवाओगे, खाना पानी का इंतजाम करोगे, वो अपना मेन काम छोड़ के यहाँ बैठेंगे, तो क्या हमारा कॉस्ट लगेगा? नहीं लगेगा? लगेगा। उसके बाद में इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, मतलब ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि यार ऐसे ही हो जाएगा अपने आप, नहीं भैया, टाइम लगेगा। तो यार प्लानिंग करनी है मतलब आपको टाइम देना पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। क्या बोला मैं? प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। आ रहा समझ में? प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग कभी भी आपको सक्सेस गारंटी नहीं कर सकता। तो सर एक तरफ आपने 6 इंपॉर्टेंस बताई, ये सुना तो कन्विंस हो गए कि यार प्लानिंग करनी चाहिए। नेगेटिव सुन रहे हैं तो ऐसा लग रहा है प्लानिंग करनी नहीं चाहिए। मेरे प्यारे लाडलों, देखो यार, प्लानिंग डेफिनेटली यार आपको एक रोड मैप बताती है, अनसर्टेनिटी, ये सारी इंपॉर्टेंस जो है वो सब बिल्कुल सच है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्लान बना के निश्चिंत हो जाओ। मैनेजर को कंटिन्यूअसली काम करना रहता है कि जो भी इन्वायरमेंट में बदलाव हो रहा है उस बेसिस पे वो प्लान को भी थोड़ा थोड़ा ट्वीक करते जाए ताकि उसके ऑब्जेक्टिव अचीव हो। तो प्लानिंग करनी तो है, बट यू हैव टू ऑल्सो कीप द लिमिटेशन इन माइंड। एम आई मेकिंग सेंस? तो वापस एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। मैंने बोला यहाँ पे क्या है मेरे पास? इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस में मेरे पास क्या क्या है मेरे प्यारे लाडलो? मैंने कहा प्लानिंग क्या प्रमोट करता है? इनोवेटिव आइडिया। इनोवेटिव आइडिया में से आपने सेलेक्ट किया तो डायरेक्शन मिलेगा, डिसीजन मेकिंग में फैसिलिटेट करेगा आप। उसके बाद जब ये सब कुछ हो जाएगा तो अनसर्टेनिटी कम हो गई ना दोस्त, अनसर्टेनिटी कम हुई और उसके बाद ओवरलैपिंग बेसफुल एक्टिविटी कम हुई और फाइनली कंट्रोलिंग के लिए आपको स्टैंडर्ड मिल गए। नेगेटिव में 3 एक जैसे हैं, रिजिड वाला डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करेगा, क्रिएटिविटी रिड्यूस करेगा। आगे वाले 3 भूल ही नहीं सकते, इसमें कॉस्ट भी लगती है, टाइम भी लगता है और साथ में इससे कोई सक्सेस गारंटी नहीं होती है। मुझे बताओ ना, क्या ये तीनों पॉइंट हमारे दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं? आई एम 100, मुझे तो ऐसा लग रहा है शायद बिल्कुल 100% क्लियर हो गए होंगे। बट यू नो, इनकेस फिर भी आपको कहीं कोई डाउट लग रहा है तो मैं कह रहा हूं यहीं पे आप एक बार पॉज कर लो और यहां तक का पहले एक बार दिमाग में क्रिस्टल क्लियर कर लो। सो गाइज, अब मूव करते हैं हम हमारे प्लानिंग के प्रोसेस पे। लेट्स से कि आदमी कन्विंस हो गया यार प्लान तो करना है। अब वो चाह रहा है कि सर बताओ क्या हमारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होने चाहिए कि यार हम क्या करें कि हमारी प्लानिंग का पूरा कंप्लीट हो जाए प्रोसीजर। तो मैंने कहा सबसे पहले गाइज आप यहां पे इस पूरे प्लानिंग प्रोसेस की अपन पहले हेडिंग डालते हैं और मैं आपको बता दूं ये पूरे प्लानिंग प्रोसेस में 7 स्टेप है यार। कितने स्टेप हैं इस प्लानिंग प्रोसेस में? 7। हमने क्या देखी? लिमिटेशन। हमने इंपॉर्टेंस कितनी देखी? 6। लिमिटेशन कितनी देखी? 6। अब प्रोसेस में स्टेप कितने हैं? 7। बट ये सारे के सारे आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगे। मैंने कहा मैं आपको क्या करता हूं, एक प्रैक्टिकल कंपनी का एग्जांपल देता हूं और एग्जांपल देके आप उस एग्जांपल से गो थ्रू करना कि यार कैसे कैसे क्या क्या है। मैंने कहा देखो मेरी बात सुनो तुम। मैंने कहा एक कंपनी है, लेट्स से एक कंपनी है, उसने कहा कि यार हम लोग क्या करेंगे, मतलब एक कंपनी है और वो क्या खाना बनाती है, मतलब ये रेस्टोरेंट वगैरह चलाती है, ठीक है। तो अब रेस्टोरेंट वगैरह चलाती है तो उसने कहा यार हम लोगों का इस साल ना सेल 30% इंक्रीज होगा। क्या होगा? 30% इंक्रीज। उसने कैलकुलेशन लगाया रहेगा कि यार अब देखो अलग अलग यू नो कंपनीज आ रही हैं, जैसे इंस्टेंट सामानों की डिलीवरी हो रही है वैसे ही अब खाने की भी इंस्टेंट डिलीवरी हो रही है 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 मिनट में। तो उन्होंने कहा कि यार हमारी सेल इस वजह से 30% बढ़ेगी। आ रहा समझने के? यहां तक की कहानी क्लियर हो गई। क्या बोला उन्होंने? सेल कितनी बढ़ेगी? 30%। और अगर मैं आपसे पूछूं रीजन, उन्होंने क्यों सोचा ये 30% बढ़ेगी? क्योंकि उन्होंने कहा कि यार बहुत सारे ऐसी चीजें आ गई है जिनकी वजह से क्या हो रहा है कि सेल बढ़ने के चांसेस बहुत हैवी है। तो मैंने कहा अब सुनो ना, अब मैं आपको पहले 2 स्टेप, मतलब ये प्लानिंग प्रोसेस के 2 स्टेप बताता हूं, आप मुझे बताना कि ये दोनों इस एग्जांपल से कनेक्ट करके आए क्या। सबसे पहले सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। व्हाट डू यू मीन बाय सेटिंग द ऑब्जेक्टिव? सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये होता है, सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या होता है कि यू आर सेटिंग सम ऑब्जेक्टिव, यू आर सेटिंग सम स्पेसिफिक टास्क दैट शुड बी डन। समझना ना, मैंने कहा कि यहां पे आपने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया और ऑब्जेक्टिव हमेशा स्पेसिफिक होता है। मैं यहां पे लिख भी देता हूं आपके लिए। मैं कह रहा हूं ये जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, ऑब्जेक्टिव शुड ऑलवेज बी स्पेसिफिक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार ऑब्जेक्टिव आपका स्पेसिफिक नहीं है कि हम अच्छा करेंगे, हम थोड़ा बेटर करेंगे, पिछले साल से थोड़ा अच्छा करेंगे। अरे ये स्पेसिफिक नहीं है बॉस। स्पेसिफिक इस परसेंटेज 30% बढ़ने का है तो आप मेजर कर पाओगे ना कि आप ऑब्जेक्टिव अचीव भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मैं क्या बोला सुनो ना, पहला वाला पॉइंट हमारा कवर हुआ ना, अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, वो है डेवलपिंग द प्रेमाइसेस। क्या बोला मैं? डेवलपिंग द प्रेमाइसेस। डेवलपिंग द
प्रेमाइसिस मतलब अब आप प्रेमाइसिस डेवलप करो। सर प्रेमाइसिस मतलब क्या, बिल्डिंग बनाने का है क्या? अरे बिल्डिंग नहीं, प्रेमाइसिस मतलब होता है अजम्पशन। भैया आप ये जो ऑब्जेक्टिव सेटअप कर रहे हो उसके पीछे आपका अजम्पशन क्या है? आ रहा समझ में? आपका अजम्पशन क्या है? अजम्पशन मैंने आपको बताया ना, हमने कहा कंपनी का सेल बढ़ेगा 30%, मतलब ऑब्जेक्टिव सेट किया। मैं बोला क्यों बढ़ेगा? क्योंकि मैंने कहा ये जो क्विक कॉमर्स आ रहा है ना, उसमें फूड की डिलीवरी भी क्विक हो रही है, अब क्विक हो रही है, तो इसका मतलब हमारा अजम्पशन है इस बेसिस पे हो रहा है। तो बेसिकली व्हेनेवर यू आर डेवलपिंग, यू आर सेटिंग अप सम ऑब्जेक्टिव, देयर आर सम अजम्पशंस यार। अब हमने कहा यार ठीक है 30% बढ़ेगा, बट 30% कैसे कैसे बढ़ेगा? तो मैंने कहा अब ना ये 3 पॉइंट्स हैं कनेक्टेड। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना। क्या करना? आइडेंटिफाई करना। उसके बाद क्या करना? इवैल्यूएट करना। क्या बोल रहे हो सर आप? आइडेंटिफाई किसको, इवैल्यूएट किसको, और फाइनली सेलेक्ट करना। क्या बोला? फाइनली सेलेक्ट। आइडेंटिफाई किसको करना? ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब ये जो 30% बढ़ेगा, आपको क्या लगता है कहां कहां से आपका बढ़ेगा? मान लो आपने कहा यार हमारा कहां से बढ़ेगा, हमारा ना जेप्टो का जो फूड वाला विंग है ना उससे बढ़ेगा, ब्लिंकिट वाले से बढ़ेगा, इंस्टा मतलब स्विगी वाले से बढ़ेगा। मतलब जो भी तुम्हारे पास ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है, आ रहा सुनने? ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, एक्टिव लिख दिया अपन ने। ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ क्या है? एक्शन। कोर्स भी खा गए अपन यहाँ पे, क्या हो रहा है ये? आ जाओ। ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। और मेरी बात सुनो, अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब इवैल्यूएट करो यार। इवैल्यूएट किसको? ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को, हर एक को, कि यार आप अगर जोमेटो से कर रहे हो तो कितना पैसा बच रहा है, आपको स्विगी से कर रहे हो तो क्या बच रहा है, आपको अगर जेप्टो कैफे से देख रहे हो तो क्या बच रहा है, बिस्ट्रो से बेच रहे हो तो क्या कर रहा है। तो मतलब आप इवैल्यूएट कर रहे हो कहां से क्या क्या बच रहा है। अब मैंने कहा अब आप सेलेक्ट करो यार, सेलेक्ट द कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब अब आप सेलेक्ट करोगे कि ये जो आपने आइडेंटिफाई और इवैल्यूएट करे प्रोस एंड कॉन्स देख के, उनमें से आप कौन सा मोड पे आप जाना चाहोगे। एंड फाइनली जब सेलेक्ट कर लिया ना, नाउ यू हैव टू डू द इम्प्लीमेंटेशन। क्या करोगे? इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन करोगे इनटू द एक्शन। बस आपने जो सोचा ये तो सब अभी सोच चल रही है, आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया, किस प्रीमाइसेस के बेसिस पे सेट किया, आइडेंटिफाई किया, इवैल्यूएट किया, सेलेक्ट किया। अब फाइनली आप क्या कर रहे हो? इम्प्लीमेंटेशन। मतलब यू आर ब्रिंगिंग योर प्लान इनटू एक्शन। तो ये इम्प्लीमेंटेशन वाली बात आई। बिना इम्प्लीमेंटेशन के तो क्या ही होगा यार। एंड फाइनली फॉलो अप एक्शन यार। फाइनली व्हाट? फॉलो अप एक्शन। अब आप फॉलो अप करोगे, अब आप चेक करोगे कि यार बॉस जो आपने सोचा था क्या आप वैसा ही इंप्लीमेंट कर रहे हो या आप वैसा इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो। यहां पे आप फॉलो अप एक्शन की बात करोगे। क्लियर है? कल को आपको लगता है कुछ चेंज करने का है तो यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंज करोगे। कोई फीडबैक और आपके पास आ रहा है वो भी आप इंप्लीमेंट करोगे। एम आई मेकिंग सेंस? कितने प्रोसेस में कितने स्टेप हैं? 7 स्टेप है। पहला क्या करना है? सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। दूसरा डेवलपिंग द प्रीमाइसेस, देन आइडेंटिफाई करना, इवैल्यूएट करना, सेलेक्ट करना, एंड देन इंप्लीमेंटिंग एंड फॉलो अप। मुझे बताओ ना, क्या आपको 6 इंपॉर्टेंस, 6 लिमिटेशन और 7 स्टेप दिमाग में 100% सेट हो गए क्या यार? होने ही चाहिए यार। नहीं हो रहा है ना, यहीं पे पॉज करके पहले यहां तक का क्लोज करो यार। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर ऊपर से जा रहा है। पक्का? सो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ प्लान्स। तो यार हम लोगों ने अभी देखो प्लानिंग प्रोसेस तक पूरा का पूरा रैप अप कर दिया। नाउ व्हाट वी गोना डू इज, अब हम स्टार्ट करेंगे गाइस कि यार ये जो प्लानिंग होता है इसके टाइप्स क्या क्या हैं। क्या बोला मैं? ये जो प्लानिंग होता है ना इसके टाइप्स क्या हैं। पॉइंट नंबर 5 पे आ रहे हैं अब हम, और मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रहा हूँ सबसे पहले टाइप ऑफ प्लान। तो टाइप्स ऑफ प्लान मैंने यहाँ पे लिखा। अब टाइप ऑफ प्लान अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना मेरे प्यारे बच्चों, तो ये बहुत सारे बेसिस होते हैं अलग अलग। जैसे मान लो ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ द प्लान, ऑन द बेसिस ऑफ द यूजेज ऑफ द प्लान। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो बाइफर्केशन करते हैं वो ऐसा करते हैं कि एक प्लान होता है जिसको हम ये कहते हैं सिंगल यूज प्लान। क्या बोला मैं यहाँ पे? सिंगल यूज प्लान। और एक दूसरा प्लान होता है जिसको हम क्या कहते हैं? स्टैंडिंग यूज प्लान। ठीक है? देखो यार नाम से हमें थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी बिल्कुल आ रहा है यहाँ पे। देखो नाम ही बहुत क्लैरिटी हमें यहाँ पे दे रहा है। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं सिंगल यूज मतलब क्या है, इट इज फॉर वन टाइम यूज। आ रहा समझे? वन टाइम यूज मतलब एक बार आपने यूज किया, आ रहा समझे, उसके बाद वो प्लान आपके काम आने वाला नहीं है। मतलब मैं ये कहने वाला हूं
कि ये जो प्लान है मेरे प्यारे बच्चों, ये नॉन रेकरिंग सिचुएशन के लिए होता है। क्या होता है? नॉन रेकरिंग सिचुएशन। जैसे मान लो अभी अगर अपन घर की बात करें, फिर बिजनेस को लेके आते हैं। घर पे मान लीजिए कि अगर हम घर पे ये बात करें कि आपका, पहले लिख देता हूं नॉन रेकरिंग पर्पस। मान लो घर पे 25th एनिवर्सरी है मम्मी पापा की आपके, आ रहा समझे? तो उस पर्टिकुलर केस में वो तो ऑब्वियसली 25th एक ही बार आएगी, अब जो आगे होगी वो 26 27 होगी। तो 25th पे जब आप प्लानिंग करोगे, सो दैट्स अ वन टाइम सिंगल यूज प्लान दैट यू आर मेकिंग कि अपनी मम्मी पापा की 25th एनिवर्सरी आप कैसे सेलिब्रेट करोगे, राइट? तो मैंने कहा ये एक नॉन रेकरिंग पर्पस है। अब इसके एग्जाम्पल में अगर आपको दूं, तो इसका एग्जाम्पल सबसे पहले आप यहां पे लिखो बजट या कोई प्रोजेक्ट। अगर मैं यहां पे लिखूं तो ये प्लान, जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, कोई एक बजट बना रहे हो, तो मोस्टली वो सिंगल यूज प्लान होते हैं और उसमें रेकरिंग आप उसमें यूज नहीं करते हो। अब अगर मैं बात करूं स्टैंडिंग यूज प्लान की, तो मेरे प्यारे बच्चों इसके सामने आप ऑपोजिट मैच करते जाओ। ये वन टाइम यूज के नहीं होता है, ये टू बी यूज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, टू बी यूज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ये रेगुलरली यूज आता रहता है। सर रेगुलरली यूज आता रहता है मतलब वो एक ही प्लान आता रहता है, मतलब इसमें कुछ भी बदलाव नहीं होता? नहीं, आप इसको ऐसा समझो, मतलब वो एक प्लान बन गया, वो आपके पास है। अब आपको जो भी इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है उसकी वजह से इस प्लान में अगर कुछ चेंज करना पड़ रहा है तो आप कर सकते हो। बट यस, आपने जो ये प्लान बनाया ये स्टैंडिंग है, ये मतलब चलता रहेगा, यूज आता रहेगा। बट यस, कुछ ट्वीक्स वगैरह आप लेके आ सकते हो, उसमें कोई टेंशन नहीं है। अब अगेन दिस इज फॉर रेकरिंग पर्पस, मतलब ये बार बार आपके यूज आता रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखो, आपने क्या किया, कोई पॉलिसीज बनाई, जैसे रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाई, आपने कोई प्रोसीजर्स वगैरह बनाए, तो ऑब्वियसली यार ये सारी के सारी चीजें अगर मैं आपको कहूं, ये अगेन यहाँ पे भी एटसेट्रा मतलब और भी हो सकता है, यहाँ पे भी एटसेट्रा मतलब और भी हो सकता है। बट यस, आप इन तीन को एक बेस लेके, मतलब इन 3 पॉइंट को एक बेस लेके दिमाग में सेटअप कर सकते हो कि जब मैं सिंगल यूज की बात कर रहा हूं, मतलब ये वन टाइम के लिए यार, मतलब ये नॉन रेकरिंग इवेंट कोई है उसके लिए जो आप प्लान कर रहे हो, ये वो है जैसे कि कोई बजट या प्रोजेक्ट हो गया। वहीं अगर मैं स्टैंडिंग यूज की बात करूं, ये आपका ओवरऑल पीरियड काम आता रहेगा, बट हाँ आपको अगर कुछ छोटा मोटा चेंज करना है वो आप कर सकते हो, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। रेकरिंग पर्पस होता है इसका, बार बार यूज आता है, जैसे कि मान लो कोई पॉलिसीज बनाए, कोई प्रोसीजर्स बनाए, वो आपके काम आते ही रहेंगे। तो मुझे बताओ ना, क्या गाइज हमारे को टाइप ऑफ प्लान में सिंगल यूज और स्टैंडिंग दोनों दिमाग में सेट हो गया? यार हम लोगों ने 3 पॉइंट को बेस लेके इन दोनों में डिफरेंशिएट किया है। सो गाइज, अब स्टैंडिंग और सिंगल देखने के बाद अब हम चलते हैं हमारे 2 टाइप के, और अब मतलब अपन जो प्लान के नाम होते हैं उन एक एक प्लान को समझते हुए चलते हैं। तो गाइज अपन इसमें 6th पॉइंट डालते हैं, और 6 पॉइंट में अपन सारे टाइप्स देखते हैं, प्लान्स देखते हैं अलग अलग टाइप के, और एक एक करके हम उनको डिस्कस करते हुए चलते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट, तो गाइस सबसे पहला जो हम प्लान डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ऑब्जेक्टिव। दैट इज व्हाट? ऑब्जेक्टिव्स। सो यार सबसे पहले मैं जब ऑब्जेक्टिव की बात करता हूं तो मेरे पास सबसे पहले ये है कि यार ये जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, ये स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, मेजरेबल होते हैं। स्पेसिफिक होते हैं और क्या होते हैं? मेजरेबल होते हैं। सर क्या कहना चाहते हो? मतलब ये स्पेसिफिक कैसे होते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखूं कि यार मैंने कहा 30% से सेल्स बढ़ानी है, स्पेसिफिक है। मैंने कहा 10% से प्रॉफिट बढ़ाना है, स्पेसिफिक है, मेजरेबल है। और ये स्पेसिफिक और मेजरेबल होते हैं, और साथ में ये टाइम फ्रेम के अंदर, मतलब एक टाइम फ्रेम भी होता है, भैया ये कब तक होगा। ऐसा नहीं होता कि हाँ ठीक है 30% सेल बढ़ानी है, नहीं भैया, कितने 6 महीने में, 1 साल में, 2 महीने में, 2 साल में, मतलब आप टाइम फ्रेम भी यहां पे देख के रखते हो। एक और चीज मैं बता दूं, ये एक रिटन स्टेटमेंट होता है यार, मतलब ये रिटन में होता है, ऐसा नहीं होता कि ठीक है आपने कुछ भी बोल दिया, ऐसे नहीं। इट्स अ रिटन स्टेटमेंट दैट इज देयर, कि ये रिटन में होता है सारा का सारा स्टेटमेंट। एंड अगर मैं आपको बताऊं, ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मतलब ये वो पोजीशन होती है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पोजीशन दैट ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव, पोजीशन दैट ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव। आ रहा समझ में? या स्ट्राइव, मतलब जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव कर रही है कि हाँ यार हमें यहाँ पे पहुंचना है। तो ये क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्टिव, मतलब बताता है यार हम 30% सेल बढ़ाना चाहते हैं, हम 10% तक हमारा क्या करना चाहते हैं? प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं। तो ये वो पोजीशन है, लेवल है जहां पे ऑर्गेनाइजेशन पहुंचना चाहती है। अब मैंने कहा क्या ये हो गया हमारा, ये हो गया। तो अब मैंने कहा ऑब्जेक्टिव, देखो अपन 2-2 करके पढ़ेंगे, आ रहा समझ में? मतलब 2 एक साथ पढ़ते हैं, पहले
जो कंपेयर भी आप थोड़ा सा कर लोगे क्योंकि इससे कनेक्टेड है ये। तो पहले अब मैंने कहा फर्स्ट हो गया, तो अब सेकंड पे चलते हैं जो है एक स्ट्रेटेजी। क्या है? स्ट्रेटेजी। अब देखो यार, आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, आपने डिसाइड कर लिया कि भैया 30% आपकी सेल बढ़नी चाहिए। तो मैंने कहा यार स्ट्रेटेजी क्या होता है? इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। मतलब ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। टू अचीव व्हाट? टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो अचीव करने के लिए क्या है? ये एक हमारा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। और इस प्लान में क्या होता है? इस प्लान में ऐसा नहीं है आपने बना दिया और छोड़ दिया, नहीं। इसमें 3 स्टेप हैं जो आपको करने पड़ेंगे। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, फिर स्टेप नंबर 2 और फिर स्टेप नंबर 3। पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा? भैया ऑर्गेनाइजेशन की जब आप बात कर रहे हो, स्ट्रेटेजी बनाओगे, तो पहले आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बनाओ कि वेयर यू वांट योर ऑर्गेनाइजेशन टू बी। यार ये सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में आपको डिसाइड करना पड़ेगा योर कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब आप ये जो ऑब्जेक्टिव है, आप कैसे कैसे आप अचीव करोगे, यू विल डिसाइड योर कोर्स ऑफ एक्शन। अब कोर्स ऑफ एक्शन आपने डिसाइड कर लिया कि भैया ऐसे ऐसे ये मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। नाउ यू विल एलोकेट द रिसोर्सेज, बिकॉज बिना रिसोर्सेज के तो कुछ अचीव हो ही नहीं सकता। तो मुझे बताओ ना, क्या आपके दिमाग में यहां तक क्लियर है? क्या? अब एग्जाम्पल भी दूंगा मैं, पहले आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। स्ट्रेटेजी इज द कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, and 3 things you need to do. First, determine the organizational objective, long term objective, and then decide the course of action, and then allocate the resources. अब मैं क्या बोला सुनो। अब एग्जाम्पल वाले पॉइंट पे अगर मैं आऊं, तो एग्जाम्पल में ये जो भी स्ट्रेटेजी होती है, इसमें देखो मेजर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस भी होते हैं। मेजर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस कैसे होते हैं? लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, मेजर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस कैसे होते हैं? जैसे लेट्स से यार, हमें मान लो जैसे बर्गर किंग या मैकडॉनल्ड्स इंडिया में आया, तो मैकडॉनल्ड्स जब इंडिया में आया, उन्होंने डिसाइड किया रहेगा कि हम इंडिया में जब हमारा मार्केट बढ़ाएंगे, तो मेजर स्ट्रेटेजिक डिसीजन ये होगा कि हम फ्रेंचाइजी की तरह काम करेंगे। मतलब हम मास्टर फ्रेंचाइजर बनाएंगे, वो फ्रेंचाइजी एलोकेट करेगा। तो ये एक मेजर स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। वहीं आप छोटी मोटी चीजें भी कर सकते हो जो थोड़े से माइनर हो जाते हैं, जिसमें मैंने कहा मान लो आपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाई। क्या बनाई आपने? मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में आपने डिसाइड किया आपके प्रोडक्ट का प्राइस कैसा होगा, आपका प्रोडक्ट कैसा होगा, आपका कस्टमर कौन है, हाउ विल यू प्रमोट। तो ये सारी की सारी चीजें किसमें आ गई? मार्केटिंग। तो स्ट्रेटेजी आपने जो यहाँ डिसाइड किया, उसको अचीव कैसे करना है, उसमें आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग करके क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों? आपको हेल्प करता है। आई होप ये चीज आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। सो गाइज, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 पे। यार हमने 2 क्लियर करा अभी प्लान में, अब अगले 3 क्लियर करते हैं अपन। अब अगले 3 का एक सेट बना के क्लियर करते हैं कि अगले 3 में क्या क्या है। तो देखो यार, अब आते हैं थर्ड पे, फोर्थ पे एंड फिफ्थ पे। थर्ड क्या कहता है? ये बात करता है पॉलिसी की। किसकी बात करता है? पॉलिसी। फोर्थ जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये बात करता है प्रोसीजर की। ये किसकी बात करता है? प्रोसीजर की। ठीक है, प्रोसीजर की बात करता है। जो फिफ्थ बात करता है, ये कहता है कि भैया हमें क्या बना, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? मेथड की। 3 है। अब इन तीनों को आपको समझना पड़ेगा और इंटरलिंक्ड है। मतलब आप इंडिपेंडेंटली नहीं समझोगे, इंटरलिंक्ड है। आप समझो, ये जो पॉलिसी है ना, ये पॉलिसी एक जनरल स्टेटमेंट है यार। पॉलिसी क्या है? एक जनरल स्टेटमेंट है। और ये जो जनरल स्टेटमेंट है, इसको जो मैनेजर होता है ना, उसके पास डिस्क्रिशन होती है कि ये इस स्टेटमेंट को, उसके पास डिस्क्रिशन है कि इसको इंटरप्रेट करेगा वो अपने हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल, एक ब्रॉड लेवल पे उन्होंने, एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, कोई रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाई। उन्होंने बनाया कि यार आप जब भी रिक्रूटमेंट करोगे, आप ये पॉलिसी को फॉलो करोगे और आपको ध्यान रखना है। अब मैंने कहा ये जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, या मैंने कहा लेट्स से इन्होंने एक पॉलिसी बनाई परचेज के लिए, कोई पॉलिसी। तो अगर परचेज के लिए इन्होंने कोई पॉलिसी बनाई कि माल अगर बाहर से खरीदना है तो कैसे खरीदना है, तो ये जो प्रोसीजर होता है ना, ये एक क्रोनोलॉजिकल, ये जो पॉलिसी बनी, अब इसी को ध्यान में रखते हुए ये क्या करता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बनाता है। क्या बनाता है? स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस बनाता है कि बॉस, हमें अगर परचेज करना है या रिक्रूटमेंट करना है, तो हमें ये सीक्वेंशियल स्टेप 1 बाय 1 क्या करने पड़ेंगे? फॉलो करने पड़ेंगे। अब आप देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं।
मैं कह रहा हूं लेट्स से इसी एग्जांपल को हम लोग आगे कैरी करते हैं। लेट्स से परचेज वाला पॉलिसी है, अब समझना। मैंने कहा आपने डिसाइड किया, तो जैसे ही मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसने कहा कि भैया ये माल हमें चाहिए, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो रिक्वेस्ट किसके पास भेजता है? वो भेजता है स्टोर डिपार्टमेंट है। स्टोर डिपार्टमेंट मतलब वो जगह होती है जहां पे सारा सामान लिखा हुआ रखा हुआ रहता है। अब सारा सामान जहां रखा हुआ है, स्टोर डिपार्टमेंट ने कहा यार ये सामान तो हमारे पास नहीं है, तो वो रिक्वेस्ट भेजता है परचेज डिपार्टमेंट के पास। अब परचेज डिपार्टमेंट जो है वो क्या करता है? टेंडर से मंगवाता है। क्या मंगवाता है? टेंडर से। वो मंगवाता है टेंडर से सारे के सारे लोगों से ऑप्शंस के भैया इस क्वालिटी का माल चाहिए, क्या क्या रेट में आप हमें सप्लाई कर सकते हो। तो भैया ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? प्रोसीजर। अब अगेन ये जो पूरा प्रोसीजर सेट हुआ है ना, ये इस ब्रॉडर गाइडलाइंस, इस जनरल स्टेटमेंट में हुआ है। ये जो पॉलिसी है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये एक ब्रॉडर गाइडलाइन है जिसको ध्यान में रखते हुए मैनेजर क्या करता है? ये सारी की सारी चीजें करता है। तो हमने क्या किया? ये प्रोसीजर बना दिया इस पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए। तो पॉलिसी और प्रोसीजर दोनों इंटरलिंक्ड है। प्रोसीजर पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड मेथड क्या होता है। यार भाई तुमने प्रोसीजर बना दिया, सही है। अब जैसे प्रोसीजर का एक पार्ट पकड़ते हैं अपन। जैसे लेट्स से हमने एक स्टेप पकड़ा, हमने कहा कि मान लो ये जो टेंडर हमें मंगाना है, अब ये टेंडर यहाँ पे तो लिख दिया प्रोसीजर में कि भैया टेंडर से आपको क्या करना? ऑर्डर देना है। बट टेंडर आखिरकार मंगाना कैसे? तो आप यहाँ पे डालोगे कि टेंडर के लिए आपको एटलीस्ट 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, आपको न्यूज़पेपर में ऐड देना है, आपको अपनी वेबसाइट पे डालना है। फिर जब आएगा तो सामने वाले को जो कम प्राइस होगी, क्वालिटी को भी चेक करा जाएगा, ऐसा देखा जाएगा किसी रिलेटिव का उस कंपनी से लिंक तो नहीं है, उस बंदे से कोई लिंक तो नहीं है। मतलब आपने क्या किया? जो भी यहाँ पे प्रोसीजर में एक स्टेप हो रहा है, उस स्टेप को आप समझना, ये जो भी स्टेप ऑफ अ प्रोसीजर है, ये जो भी स्टेप ऑफ द प्रोसीजर है, इस स्टेप को आपके पास करने के कितने कितने तरीके हैं। इस स्टेप को प्रोसीजर, स्टेप ऑफ अ प्रोसीजर को करने को आपके पास क्या क्या डिफरेंट वेज हैं, क्या क्या डिफरेंट आपके पास वेज हैं, वो आप देखोगे। आ रहा समझ में? ये जो आपको स्टेप ऑफ द प्रोसीजर है, मतलब लेट्स से आपको टेंडर मंगाने का है, तो टेंडर को आपका ये स्टेप हो गया प्रोसेस का। इसको करने के आपके पास जो डिफरेंट वेज हैं, अब आप एनालाइज करोगे उसमें किसमें आपका टाइम बच रहा है, किसमें आपकी कॉस्ट क्या हो रही है? कम आ रही है। कौन ऐसा है जो आपको लग रहा है कि ज्यादा आपके लिए फीजिबल है कोई और टर्म्स में। तो आप ये सारा का सारा मेथड में क्या करते हो? एक प्लान बनाते हो कि व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू डू एनी स्टेप ऑफ द प्रोसीजर, उस स्टेप के हर एक अलग अलग वेज को, डिफरेंट वेज को आप एनालाइज करोगे, सो दैट आपकी फिजिबिलिटी, आपको आइडिया लगेगा। तो मुझे बताओ ना, आपके दिमाग में क्या पॉलिसी, प्रोसीजर और मेथड क्लियर है क्या? एम आई मेकिंग सेंस? आप मुझे बताओ टोटल हमने कितने प्लान कर लिए? हमने 5 प्लान कर लिए। हमने ऑब्जेक्टिव देखा जो स्पेसिफिक मेजरेबल होता है ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। 30% इंक्रीज इन सेल्स, 10% इंक्रीज इन प्रॉफिट फॉर एग्जाम्पल। स्ट्रेटेजी हमें कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बताता है कि ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव कैसे होंगे। उसके भी 3 स्टेप थे। पहले लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करो आप, फिर कोर्स ऑफ एक्शन देखो, फिर एलोकेट करो रिसोर्सेस। आ रहा है? उसमें मेजर स्ट्रैटेजिक डिसीजन थे, फिर अपने नॉर्मल आपकी स्ट्रैटेजीज थी। फिर हमने ये 3 देखा। पॉलिसी क्या होता है? ब्रॉडर गाइडलाइंस होती है जिसके अंदर मैनेजर्स क्या रहते हैं? डिसीजन लेते हैं, अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट पॉलिसी मान लो या आपका परचेज पॉलिसी मान लो। फिर हमने कहा प्रोसीजर, इसी पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए अब मैनेजर अपना प्रोसीजर बनाता है जिसमें एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया होता है किसके बाद क्या चीज करनी है। आ रहा समझ में? अब मान लो ये जो भी प्रोसेस में, प्रोसीजर में स्टेप दिए हुए हैं, उस प्रोसीजर को, स्टेप को करने के लिए कोई अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। उनमें से हम कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे, ये हम मेथड वाले प्लान में बनाते हैं, और उसमें हम टाइम, कॉस्ट, फिजिबिलिटी सब चीजों का एनालिसिस करते हैं। आई होप आपके दिमाग में जेन्युइनली क्लियर हो गया होगा ये पांचों के पांचों आखिरकार क्या है। गाइस अब हम बढ़ते हैं, हमारे लास्ट 3 टाइप ऑफ प्लान रह गए, उनको फटाफट रैप अप करते हैं ताकि हमारे सब कुछ A to Z हमारा कवर हो जाए। इसमें अब आता है 6th, 7th और 8th। क्या आता है? 6, 7th और 8th। ठीक है, क्या कहता है ये? 6, 7 और 8 क्या कहता है? यहां पे अपन बात करते हैं रूल की। किसकी बात करते हैं? रूल की। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं रूल के बाद प्रोग्राम की, और बहुत इजी है, कोई भी ज्यादा इसमें ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है।
और फाइनली लास्ट आता है जिसको हम कहते हैं बजट। क्या कहते हैं हम उसको? बजट। मेरे को बोलो ना, इफ आई टॉक अबाउट रूल, रूल क्या होता है? ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट होते हैं यार। क्या होते हैं? स्पेसिफिक स्टेटमेंट होते हैं। स्पेसिफिक स्टेटमेंट होते हैं। स्पेसिफिक स्टेटमेंट में व्हाट डू यू मीन बाय दिस? स्पेसिफिक स्टेटमेंट मतलब ये क्लियर कट होता है, मतलब आप ये देखो ये बिल्कुल क्लियर होते हैं, ये आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है, मतलब इसमें से डिविएशन अलाउड नहीं है। मतलब आप कल को ये सोचो रूल को आप चेंज कर दो, नहीं, डिविएशन इसमें अलाउड नहीं होता। जैसे मान लो स्कूल में टीचर्स वगैरह आते हैं, उनका टाइमिंग फिक्स रहता है, अगर उस टाइमिंग से 1 मिनट भी लेट होते हैं तो उनका हाफ डे लग जाता है या कुछ ऐसी मार्किंग चलती रहती है। सो दैट इज अ रूल, इफ यू डोंट डू दैट देन देयर आर सम रेप्रिकेशंस, कुछ पनिशमेंट पेनल्टीज भी हो सकती हैं। मतलब ये सिंपल होता है, आ रहा समझ? सिंपल होता है, सबसे सिंपलेस्ट रूल है, आपको बताते हैं ये करना है, मतलब आपको ये करना है। जब मैं प्रोग्राम की बात करता हूं, प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है? मतलब यू आर ट्राइंग टू मेक, आपने कोई प्रोग्राम बनाया है, जैसे हमने कहा लेट्स से 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन प्रोग्राम हम लोगों ने एक बनाया। अब आप इस प्रोग्राम के लिए सब बना रहे हो, आप इसका ऑब्जेक्टिव बना रहे हो, आप इस प्रोग्राम के लिए क्या कर रहे हो? पॉलिसीज बना रहे हो, आप इस प्रोग्राम के लिए क्या कर रहे हो मेरे प्यारे लाडलो? इस प्रोग्राम के लिए बजट बना रहे हो। तो बेसिकली प्रोग्राम इज व्हाट? आप एक कोई पर्टिकुलर इवेंट को या प्रोजेक्ट को लेके जब उसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, बजट, ये सब बनाते हो, इट मींस आप क्या बना रहे हो? एक प्रोग्राम बना रहे हो, राइट? और वहीं मैं बजट की अगर बात करूं, ये न्यूमेरिकल टर्म्स में होता है यार, आरसन में न्यूमेरिकल टर्म्स में होता है, एंड ऑब्वियसली न्यूमेरिकल टर्म्स में तो इजी हो जाता है बनाना। लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपना कैश बजट बनाया। क्या बनाया? किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपना कैश बजट बनाया। तो कैश बजट बनाना क्या है? बहुत आसान है यार कैश बजट बनाना। क्यों? क्योंकि आपको ये बताना है कैश कहां कहां से आएगा, कैश कहां कहां से जाएगा, और इसमें आप देखो ना, ट्रैक करना, कंट्रोल करना इजी हो जाता है। कंट्रोल करना, ये कंट्रोल डिवाइस होता है। क्यों कंट्रोल डिवाइस होता है? क्योंकि इसमें आपको डिविएशन इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। डिविएशन कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड। में डिविएशन कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड, मतलब डिविएशन इतनी जल्दी आइडेंटिफाई होते हैं कि आपको फटाफट पता पड़ जाता है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो मुझे आप क्लियरली बताओ, क्या 8 टाइप आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो गए? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, पहला ऑब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव के बाद हमने दूसरा क्या पढ़ा था? स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी के बाद हमने 3 पढ़े, पॉलिसी, प्रोसीजर एंड मेथड। फिर हमने यहां पे 3 पढ़े, क्या पढ़े अभी हमने? 3। नंबर 1 रूल, देन प्रोग्राम एंड देन फाइनली द बजट। तो मुझे बताओ ना यार, पूरा चैप्टर जो अभी हमने देखा, क्या आपके दिमाग में बिल्कुल सेट है कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या पॉइंटर्स देख लिए मेरे प्यारे बच्चों? क्या क्या पॉइंटर्स देख लिए हमने? लास्ट में जो प्लान्स देखा वो 6ठा पॉइंट था। मतलब हमने पहला पॉइंट देखा प्लान का मीनिंग, प्लान का मीनिंग, प्लान का इंपॉर्टेंस, मतलब प्लानिंग का मीनिंग, प्लानिंग का इंपॉर्टेंस, प्लानिंग का लिमिटेशन, फिर प्लानिंग का प्रोसेस देखा। फिर हम लोगों ने देखा ये टाइप ऑफ प्लान कौन से होते हैं, सिंगल स्टैंडिंग। फिर हमने ये जो प्लान्स थे हमारे पास टोटल 8, उन एक एक प्लान्स को हम लोगों ने क्या किया? पूरा का पूरा गो थ्रू कर लिया। आई एम 100% श्योर, आई कैन बेट ऑन इट कि आपको टॉपिक का एक एक पार्ट क्लियर होगा। ओके गाइस, तो सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।